नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक सरफेसी अधिनियम के आड़ में या सरफेसी अधिनियमों का वह पालन नहीं कर रहा है, सरफेसी अधिनियमों का वो बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहा है और सरफेसी अधिनियम को इस प्रकार से मिसयूज कर रहा है कि जिससे कि जो कस्टमर हैं, जिससे कि जो बोरोवर हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों अमूमन ऐसा देखा जा रहा है, बहुत सारी कंप्लेंट्स हमको मिल रही हैं, बहुत सारे हमको मैसेज लोग कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि सर हमने सिक्योर्ड लोन लिया था और हमने उसमें एनपीए कर दिया है। अब बैंक और उनके रिकवरी एजेंट को धमकी दे रहे हैं कि अगर 15 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर लोन नहीं भरा तो हमारा अकाउंट तो एनपीए हो ही गया है, हम आपके ऊपर सरफेसी अधिनियम की कार्रवाई करेंगे। तो ये सरफेसी अधिनियम क्या है, किस प्रकार से बैंक इस पे कार्रवाई करते हैं, क्या इसमें केवल बैंकों को ही अधिकार मिला हुआ है? क्योंकि बैंक का मैनेजर बार बार कह रहा है कि हम आपका घर बेच देंगे, 1 महीने के अंदर में हम नीलाम कर देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? किस प्रकार से बैंक ये काम करते हैं, जरा हमको बताइए। तो सरफेसी अधिनियम का हमें धमकी देते हैं। सरफेसी एक्ट क्या है? क्योंकि हम तो पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, क्योंकि हमने तो आज तक कोई भी ऐसा लोन नहीं लिया था, ये पहली बार लोन लिया है। कोरोना की वजह से हमने इसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया है, हमारा बिजनेस बंद हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें पूरी तरीके से गाइड करें। तो दोस्तों इसमें बैंक यही चालाकी कर रहे हैं कि वो जितने भी लोन बोरोवर हैं, जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनको सरफेसी अधिनियम की वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने अपना लोन 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो हम आपके घर की नीलामी कर देंगे, आपके घर पे ताला लगा देंगे। तो क्या बैंक ये कर सकता है? क्या बैंक इस प्रकार से सरफेसी अधिनियम का उल्लंघन कर सकता है, मिसयूज कर सकता है? तो आइए आज हम लोग विस्तार से जानते हैं कि सरफेसी अधिनियम कब लागू होता है, सरफेसी अधिनियम में बैंक क्या करती है और कैसे बोरोवर को इसमें जो भी लोन बोरोवर हैं, जो भी डिफ़ॉल्टर हैं, जिन्होंने भी पैसा लिया हुआ है और उनका अकाउंट एनपीए हो गया है, अगर वो नहीं दे पाए हैं तो कैसे वो अपना बचाव कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है। जब तक आप पूरी प्रक्रिया नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक बैंक वाले आपको इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। तो देखिए, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी रख करके, गिरवी रख करके लोन लेते हैं और उसका मॉर्गेज एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड मॉर्गेज एग्रीमेंट बनता है, तो ही वहाँ पे सरफेसी एक्ट लागू होगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, वो अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। आजकल बहुत सारे मुद्रा लोन हैं, बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो कि सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, जो कि अनसिक्योर्ड की श्रेणी में आते हैं। बिजनेस लोन होने के बावजूद भी तो उन पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। सरफेसी एक्ट कब लागू होता है? सरफेसी एक्ट हमेशा मॉर्गेज एग्रीमेंट पे ही लागू होता है। यहाँ पे हम आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि जब आपके और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक लिखित में करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ही उसको मॉर्गेज एग्रीमेंट कहेंगे। यानी कि आपने अपनी एक संपत्ति को उठा करके बैंक को दे दी। मान के चलिए कि हमने अपने इस 10,000 रुपये के फ़ोन को बैंक के पास गिरवी रखा और इस पर हमने 7,000 का लोन ले लिया। अब हमने 7,000 का जब लोन ले लिया तो हमारे और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा, एक हमारे और बैंक के बीच में अनुबंध बनेगा। उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा होगा कि इस 10,000 रुपये के मोबाइल को हम बैंक के पास गिरवी रख रहे हैं, लेकिन उसका जो स्वामित्व है, उसका जो टाइटल है, जो उसका ओनरशिप है, वो हमारे ही पास है। इस पर हमने 7,000 रुपये का लोन लिया है, जो कि अगले हम 6 महीने में दे देंगे। अगर हम अपना लोन चुकाने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो बैंक को ये अधिकार होगा कि वो हमारे इस मॉर्गेज किए हुए, गिरवी रखे हुए मोबाइल फ़ोन को बेच करके अपना पैसा ले ले। तो यही होता है मॉर्गेज एग्रीमेंट। तो जहाँ पे मॉर्गेज एग्रीमेंट होगा वहीं पे सरफेसी एक्ट लागू होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि सरफेसी अधिनियम कब से इम्प्लीमेंट होता है। देखिए, जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, यानी कि आपने 3 ईएमआई लगातार नहीं भरी है, तो आपका अकाउंट एनपीए हो गया। और जब ये एनपीए हो जाता है तब उसके बाद बैंक आपको लीगल नोटिस भेजती है। लेकिन जो बैंक लीगल नोटिस भेजती है
और जो कोर्ट से लीगल नोटिस आती है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बैंक आपको 13/2 की नोटिस भेज सकता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको 60 दिनों का समय मिलता है। इन 60 दिनों में या तो आप अपना जो भी अकाउंट एनपीए हुआ है, जितना भी आपकी ईएमआई बाउंस हुई है, उसको पेनल्टी के साथ पे करके अकाउंट को आप रेगुलर करा सकते हैं, या फिर आप अपना पूरा पैसा पेमेंट करके आप अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं, या फिर आप सेटलमेंट करा सकते हैं। तो इन 60 दिनों में अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप नहीं उठाते हैं, इन 60 दिनों में अगर आप ऐसी कोई बात नहीं करते हैं, तो फिर बैंक के पास ये अधिकार होगा कि बैंक आपके इस प्रॉपर्टी पे सिंबॉलिक पोजीशन ले ले। सिंबॉलिक पोजीशन का मतलब ये है कि ये हमारे ही कब्जे में रहेगा, लेकिन इस पर एक सांकेतिक रूप से, एक इंटेंजिबल तरीके से बैंक के पास अधिकार हो जाएगा। और इसमें हमको 13/4 की नोटिस, यानी कि सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 के अंतर्गत जो 4 है, यानी कि क्लॉज 4, उसके अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं कि अगर बैंक ने 13/2 की नोटिस दे दिया है बॉर्वर को, लोन डिफॉल्टर को, और 60 दिन का समय कंप्लीट हो गया है, उसके बावजूद भी अगर लोन बॉर्वर ने कोई स्टेप नहीं लिया है, न पैसा पेमेंट किया है, न कुछ किया है, तो बैंक के पास ये अधिकार होगा कि 60 दिन की अवधि, यानी कि 60 दिन का जो टाइम है, उसके बीत जाने के बाद वह 13/4 के नोटिस के अंतर्गत सिंबॉलिक पोजीशन ले सकता है। सिंबॉलिक पोजीशन लेने के लिए बैंक को किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी ऑर्डर या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बैंक सिंबॉलिक पोजीशन ले सकता है। अब जब बैंक सिंबॉलिक पोजीशन लेता है तो इसमें एक नोटिस आपके दरवाजे पे चिपकाता है, नोटिस की फ़ोटो खींची जाती है और वो नोटिस निकाल करके आपके हाथों में दे दिया जाता है। उस नोटिस पे कहीं भी सिंबॉलिक पोजीशन नहीं लिखा होता है, उस पर लिखा होता है पोजीशन रूल 8। तो जो रूल 8 होता है वो डीआरटी एक्ट 1993 का रूल 8 होता है, और उस पर जो धारा होती है वो धारा 13/4 के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब 13/4 के नोटिस का टाइम पीरियड तो उसमें कुछ मेंशन नहीं होता है, लेकिन उसमें हम लोग 1 महीने का समय मान करके चलते हैं। इस 1 महीने के अंतर्गत बैंक क्या करती है, पहला काम वो है कि जिस दिन वो नोटिस आपके दरवाजे पे चिपकाती है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे चिपकाती है, तो उसके 1 हफ्ते के बाद वह सबसे पहले न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करती है कि ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने मॉर्गेज किया था, इस पर हमने लोन दिया था, इस तरीके से बॉर्ड ने इस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया, हमने उनको इस तरीके से नोटिसें जारी की, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम अब ये अधिकार रखते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी की हम नीलामी करें। उसके बाद धारा 13/4 के अंतर्गत इसको बैंक निकालता है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करता है, और जिस दिन वो पब्लिकेशन होता है उससे अगले आने वाले 30 दिन के बाद, यानी कि पब्लिकेशन के अगले 30 दिन के बाद बैंक आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर लेता है, और वह फिर आपका ऑक्शन करने के बाद जो भी पैसा शेष बचता है, रेस्ट अमाउंट, उसको वो फिर से वो आपसे रिकवर करता है। तो ये है टोटल ओवरव्यू जो आपका सरफेसी एक्ट का है। लेकिन एक वीडियो में सरफेसी एक्ट को डिफाइन करना, बताना मुश्किल है, लेकिन बैंक इसमें अगर गलत तरीके से आपको बैंक धमकी देता है तो बैंक धमकी नहीं दे सकता है। जहाँ पे सरफेसी एक्ट लागू होगा बैंक वहीं पे इसका इस्तेमाल कर सकता है। बैंक सरफेसी अधिनियम को किसी भी तरीके से वायलेट नहीं कर सकता है, इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो करेगा तो आप उसके खिलाफ डीआरटी में या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आंशिक प्रक्रिया, और भी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो मैं आपको आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। तो ये जानकारी कैसे लगी आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।